हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं विमल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर के बारे में पढ़ना शुरू करें इससे पहले आप लोगों को बता दें कि भारतीय इतिहास की जो किताब हम पढ़ रहे हैं ये आर्य कंपटीशन टाइम्स है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है। आइए शुरू करते हैं। ये पहले जूम कर लेता हूँ। अकबर अकबर का जो समय काल है वो 1542 में 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म होता है और 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। नीचे देखते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अमरकोट के राणा वीर साल के किले में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलालुद्दीन था, जबकि स्मिथ ने अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन माना है। स्मिथ ने अकबर के बचपन का नाम क्या माना है? बदरुद्दीन माना है। फिर नेक्स्ट जो है कह रहा है कि अकबर को बचपन में ही सर्वप्रथम 1551 ईस्वी में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था। उसके बाद लाहौर का सूबेदार बनाया गया। 9 वर्ष की आयु में अकबर का प्रथम विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ। हुमायूं की मृत्यु जनवरी 1556 के समय अकबर पंजाब में कलानौर नामक स्थान पर था। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर गुरदासपुर पंजाब नामक स्थान पर ईंटों के सिंहासन पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने किया। 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में ही शासन किया। अकबर के विरोधी सरदारों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शाह अबुल माली प्रमुख था। राज्याभिषेक का विरोध अबुल माली ने किया। वह अकबर के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 माह थी। उसने शहंशाह की उपाधि धारण की। हुमायूं ने सर्वप्रथम मुनीम खां एवं उसके बाद 1555 में बैरम खां को अकबर का संरक्षक मतलब उस्ताद अर्थात गुरु अतालिक बनाया था। मुनीम खां, इसका याद रखना, मुनीम खां जो है अकबर के प्रथम जो है संरक्षक थे और सेकंड संरक्षक बैरम खां थे जो 1555 ईस्वी में बनाया था हुमायूं ने। अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर वकील उस सल्तनत नियुक्त किया। वह उससे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। बैरम खां फारस का सिया था। हुमायूं के साथ फारस से आया। काबुल में अकबर का सौतेला भाई मिर्जा मोहम्मद हाकिम, जिसका जन्म हुमायूं की अन्य पत्नी माह चुचक बेगम से हुआ, मुनीम खां के संरक्षण में शासन कर रहा था। अकबर का सौतेला भाई कौन था? भाई मिर्जा मोहम्मद हाकिम। पानीपत का दूसरा युद्ध। अगर हम पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। हेमू ने पानीपत युद्ध से पूर्व सूबेदार इस्कंदर खां को पराजित कर आगरा पर कब्जा कर लिया और सूबेदार तारदीव खान को पराजित कर 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। हेमू ने स्वयं को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। वह बदायूनी के अनुसार विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। मध्यकालीन भारत में हेमू एकमात्र हिंदू शासक हुआ जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। हेमू ने 24 लड़ाइयां लड़ी थी, 24 युद्ध किए थे, जिसमें से 22 में विजयी रहा। अब बात करें बैरम खां का युग, तो बैरम खां ने पानीपत के दूसरे युद्ध जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ, आदिल शाह सूर के वजीर व सेनापति हेमू को पराजित किया। पानीपत के द्वितीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी आरिफ कंधारी
जो है एक इतिहासकार है, आरिफ कंधारी था। आरपी त्रिपाठी का मत है हेमू की पराजय दुर्घटना थी, परंतु अकबर की विजय दैवीय संयोग थी। पानीपत अकबर के काल का एकमात्र युद्ध था जिसे अकबर ने जिहाद घोषित किया और गाजी की उपाधि धारण की। 1560 ईस्वी में अकबर के सेनापति पीर मोहम्मद ने तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां को पराजित किया, क्योंकि बैरम खां सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करना चाहता था। पीर मोहम्मद के व्यवहार से परेशान होकर भी बैरम खां ने विद्रोह किया। तिलवाड़ा युद्ध में बैरम खां के आत्मसमर्पण करने के बाद उसे अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने उसके सम्मुख 3 प्रस्ताव रखे। एक, कालपी और चंदेरी का सूबेदार बन जाए, अथवा बादशाह का व्यक्तिगत सलाहकार बन जाए, अथवा मक्का चले जाए। बैरम खां ने मक्का जाने का निर्णय लिया। बैरम खां की मक्का जाते समय गुजरात में पाटन के पास मुबारक खां लोहानी नामक एक अफगान ने 31 जनवरी 1561 को हत्या कर दी, क्योंकि मुबारक खां के पिता को बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 में जो हुआ था मार डाला था। संरक्षक के रूप में बैरम खां की सबसे बड़ी उपलब्धि हेमू को पराजित करना व अकबर के प्रतिद्वंदियों को नष्ट करना था। बैरम खां ने मीर अब्दुल लतीफ को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया। अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम सलीमा बेगम का पुत्र नहीं था। बाद में अकबर का घनिष्ठ मित्र बना। वह खाने खाना का पद ग्रहण किया। सलीमा बेगम का जन्म 1539 ईस्वी में हुमायूं की बहन गुलरुख बेगम गुलबर्ग या वर्ग की पुत्री थी। कौन? सलीमा बेगम। अबुल फजल ने बैरम खां के पतन के लिए अकबर की धाय मां माहम आनगा को जिम्मेदार ठहराया है। बैरम खां के पतन के बाद मुनीम खां वकीले मुतलक के पद पर नियुक्त हुआ और खाना की उपाधि देकर पुनः संरक्षक बना दिया गया। पहला संरक्षक जो अकबर का संरक्षक था वो मुनीम खां था, दूसरा बैरम खां। जब बैरम खां का पतन हो जाता है तो फिर से मुनीम खां को वकील मुतलक के पद पर नियुक्त किया हुआ और खाना की उसे उपाधि प्रदान की गई और पुनः संरक्षक बना दिया गया। अतका खैल प्रतिपोषक परिवार 1560 से लेकर के 1562 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल पर माहम आनगा, उसके पुत्र आदम खां। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि माहम आनगा के पुत्र का नाम क्या था? आदम खां, और पुत्री का नाम जीजी आनगा था। जीजी आनगा का प्रभाव होने के कारण इस काल को पेटीकोट सरकार का काल कहा जाता है। माहम आनगा अकबर की धाय मां, जो एक वकील एवं मुगल काल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। माहम आनगा के पति नदीम खान थे। माहम आनगा के पति का नाम क्या था? नदीम खां। पुत्र का नाम आदम खां और पुत्री का नाम जीजी अनगा। जीजी अनगा माहम अनगा की पुत्री थी। जीजी अनगा का पुत्र था मिर्जा अजीज कोका। शमसुद्दीन अक्का खां जीजी अनगा का पति था। आदम खां माहम अनगा का पुत्र था। अकबर को जन्म के पश्चात माहम अनगा ने दूध पिलाया था, अतः 1562 में उसकी मृत्यु के अवसर पर अकबर ने सर मुड़वाया। हमीदा बानो बेगम की मृत्यु पर भी अकबर ने अपना सर मुड़वाया था। धाय मां के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए अकबर ने मुनीम खां की जगह अपनी सरप्रमुख आया जीजी अनगा के पति शमसुद्दीन अतगा खां को 1561 में अपना प्रधानमंत्री अर्थात वकील बनाया। आदम खां ने अतगा खां की हत्या कर दी, अतः अकबर ने आदम खां को 1562 ईस्वी में किले से फेंकवाकर मरवा दिया। माहम अनगा की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। अकबर 1562 ईस्वी में हरम दल के प्रभाव से मुक्त हो गया। अकबर ने मुनीम खां को पुनः प्रधानमंत्री बना दिया। माहम अनगा ने आदम खां का मकबरा दिल्ली में भूल भुलैया महरौली में बनवाया था।
माहम अनगा ने आदम खां जो उनका बेटा था उसका मकबरा कहाँ, महरौली जो दिल्ली में पड़ता है, भूलभुलैया के पास बनवाया था। 1564 ईस्वी में अपने मामा ख्वाजा मुअज्जम को मृत्यु दंड दिया अकबर ने। मिर्जा अजीज कोका के बारे में अकबर कहता था कि मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। यहाँ पर अकबर की विजय और उसके साम्राज्य विस्तार से संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं और कौन सा जो है कौन सा क्षेत्र था और कहाँ जो है वहाँ का शासक कौन था और वहाँ पर अकबर के किन सेनापतियों ने सेनाओं का नेतृत्व किया था उसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं मालवा मालवा का विजय जो हुआ था वो कब हुआ था, 1561 ईस्वी में। बाज बहादुर यहाँ का शासक था मालवा का और मुगल सेनापति ने आदम खां, पीर मोहम्मद और अब्दुल्ला खां उज्बेक थे जो यहाँ की सेनाओं का नेतृत्व संभाले थे। गोंडवाना की बात करें तो गोंडवाना पर अकबर ने आक्रमण किया था 1564 ईस्वी में। यहाँ का जो शासक था वीर नारायण था और उसकी संरक्षिका थी रानी दुर्गावती। आसफ खान ने यहाँ की सेनाओं का नेतृत्व संभाला मुगल सेना का। राजपूताना क्षेत्र की बात करें तो आमेर पर जो आक्रमण किया था, मतलब जो आमेर था वहाँ के शासक थे भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए कोई सैन्य अभियान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेड़ता 1562 में यहाँ का शासक था जयमल और शरफुद्दीन ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था और उसने विजय प्राप्त की थी। मेवाड़ 1568 ईस्वी में यहाँ का शासक था महाराणा प्रताप जो थे उनके पिताजी उदय सिंह और बादशाह अकबर स्वयं यहाँ पर आक्रमण के लिए जो है गया था, मुगल सेनाओं का नेतृत्व प्रतिनिधित्व किया था। रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर पर 1569 ईस्वी में सुरजन राय हाड़ा यहाँ का शासक था। भगवान दास और अकबर ने मिलकर के यहाँ पर सेनाओं का नेतृत्व किया था और युद्ध किया था। मारवाड़ पर 1570 ईस्वी में यहाँ का शासक था चंद्रसेन जो मालदेव का पुत्र था अकबर के समय। नागौर दरबार में उपस्थित हुआ। जैसलमेर 1570 में जैसलमेर की विजय जो की थी वो 1570 में यहाँ का शासक था हर राय और स्वेच्छा से अधीनता इसने स्वीकार कर ली थी। बीकानेर ने 1570 में यहाँ का शासक था राव कल्याणमल, इसने भी स्वेच्छा से ही अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब बात करते हैं कालिंजर। कालिंजर का जो शासक था यहाँ का कालिंजर का रामचंद्र नाम था इसका और कालिंजर अभियान कब किया था 1569 ईस्वी में और मुगल सेनापति कौन था, मजनू खां। गुजरात का प्रथम अभियान 1572 में यहाँ का शासक था मुजफ्फर खां तृतीय। ध्यान रखना बाबर के समय में मुजफ्फर खां द्वितीय शासन कर रहा था। मिर्जा अजीज कोका ने इस मुगल सेना का नेतृत्व किया था, खाने आजम कहा जाता था उसे। दूसरा अभियान 1573 में मोहम्मद यहाँ का गुजरात का शासक मोहम्मद हुसैन मिर्जा था बादशाह अकबर ने स्वयं किया था। स्मिथ ने गुजरात के द्वितीय अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है। बंगाल व बिहार 1574 में यहाँ का शासक था दाऊद खां और मुगल सेना का सेनापति मुनीम खां थे। दाऊद खां की पराजय से उत्तर भारत से अंतिम अफगान शासन का अंत हो गया। बंगाल एवं बिहार का विलय 1576 में किया गया। काबुल की विजय की बात करें तो 1581 में यहाँ का शासक था हाकिम मिर्जा और मान सिंह एवं अकबर ने सेनाओं का नेतृत्व किया था। अकबर ने हाकिम मिर्जा की बहन बख्तू निशा स्वयं अकबर की सौतेली बहन को काबुल का गवर्नर बनाया जो मुगल काल की किसी प्रांत की सूबेदार नियुक्त होने वाली एकमात्र महिला थी। इस मौके पर पहली बार किसी भारतीय शासक ने काबुल में कदम रखा था। तो हाकिम मिर्जा कहाँ काबुल का शासक था जो कि अकबर का सौतेला भाई और उसी की बहन थी बख्तूनिशा जो अकबर की सौतेली बहन थी, उसे काबुल की गवर्नर बनाए थे। एकमात्र महिला थी जो मुगल प्रांत की सूबेदार नियुक्त हुई थी। कश्मीर
की बात करें तो कश्मीर पर आक्रमण किया था 1586 ईस्वी में। यहाँ का शासक कौन था? यूसुफ खां, जो चाक वंश का था। और यहाँ जो सेनाओं का नेतृत्व, मुगल सेना का नेतृत्व किया था वो कासिम खां और भगवान दास ने किया था। सिंध पर जो है अकबर ने आक्रमण किया था 1591 में। यहाँ का शासक था जानी बेग और अब्दुल रहीम खान खाना ने सेनाओं का नेतृत्व किया था। उड़ीसा अभियान जो है 1590 और 91 में, यहाँ का जो शासक था वो निसार खां था और इस यहाँ की सेनाओं का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। बलूचिस्तान 1595 में, पन्नी अफगान यहाँ का शासक था। मीर मासूम ने सेनाओं का नेतृत्व किया और विजय प्राप्त की। 1595 में कंधार पर, और कांधार यहाँ का शासक मुजफ्फर हुसैन था। मुगल सूबेदार शाहबेग को स्वेच्छा से किला सौंप दिया था मुजफ्फर हुसैन ने। कौन? कांधार का जो शासक था। खानदेश की बात करें तो 1591 में अली खां यहाँ का शासक था। इसने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। अहमदनगर की बात करें तो 1600 ईस्वी में अहमदनगर को फतेह करता है अकबर। असीरगढ़ 1561 ईस्वी में मीरन बहादुर ने, ये सब स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर देते हैं। साथियों, ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। अकबर की विजय एवं साम्राज्य विस्तार से संबंधित प्रमुख बातों के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। आपको नाउम्मीद नहीं होना पड़ेगा। धन्यवाद।